अंकिता भंडारी मामले में मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की दी मंजूरी। अंकिता के माता पिता की मांग और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह फैसला। कांग्रेस का अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच को लेकर पदयात्रा। पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालकर ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड सरकार का सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लोगों के लिए फायदेमंद साबित। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सीधे घर घर जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे। युवा कांग्रेस ने अंकिता भंडारी मामले में भाजपा सरकार की शव यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया और वीआईपी के नाम को सार्वजनिक करने की मांग उठाई। भाजपा ने मुख्यमंत्री धामी के अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच के फैसले का किया स्वागत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, यह फैसला पीड़ित परिवार का भरोसा मजबूत करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंकिता भंडारी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की स्वीकृति दे दी है। यह फैसला स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य इस पूरे मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराना है, ताकि अंकिता को पूरे न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और पूरे राज्य को झकझोरने वाली है। सीएम ने आगे बताया कि घटना के बाद सरकार ने बिना देरी के कार्रवाई की। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई और सभी आरोपियों को समय रहते गिरफ्तार किया गया। सरकार की ओर से मजबूत पैरवी भी की गई, जिससे आरोपियों को जमानत नहीं मिल सकी। इधर मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने खुद अंकिता के माता पिता से मुलाकात की थी। माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग रखी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सीएम धामी ने साफ कहा कि किसी भी साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। तो इस खबर में आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पुष्कर सिंह नेगी जी। पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की स्वीकृति के बाद इलाके में क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है पुष्कर जी? बिल्कुल, देखिए देवेशी, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अंकिता भंडारी हत्याकांड था उसकी जो सीबीआई जांच का जो आदेश जो कल जैसे ही दिया, लेकिन विपक्षी पार्टी जरूर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो है जो सिटिंग जज हैं हाईकोर्ट के, उनके उपरांत का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर आपने जिस तरह से बात करी कि जो प्रतिक्रिया जो है भाजपा की तरफ से भी आई, हालांकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पूरा उत्तराखंड जो है सीबीआई की जांच को लेकर जो है सड़कों पर उतरा था, पहाड़ से लेकर मैदान तक। लेकिन जब ये फैसला आया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है कल कहा कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं और संतुष्टि दे दी है,
हालांकि सीबीआई जांच अब जब गठन होगा उसके बाद जो सीबीआई जांच होगी लगातार, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी जो है इस पे बोलते रहे हैं कि कुछ लोग जो है अपनी राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर उत्तराखंड में खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि 2023 का ये मामला है और उसके बाद जो है 2026 में जब इस मामले में सीबीआई को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, संतुष्टि दी है, तो कहीं ना कहीं जो लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीबीआई की जांच नहीं करवा रहे हैं इस कांड को लेकर, लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब कल जो है ये संतुष्टि दे दी है, उसके बाद जो है विपक्षी पार्टियां जरूर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है मुख्यमंत्री का आभार प्रकट जरूर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सत्ताधारी पार्टी की बात करूं तो सत्ताधारी जो है पूरे 13 के 13 जिलों में जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो फैसला है इसको जो है जनता के सामने किस तरह से इसको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि अब आने वाला साल जो है चुनावी साल है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो मुख्यमंत्री ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है उसके बाद से जो है पुष्कर जी अभी कुछ ऐसे भी अपडेट आए हैं जैसे कांग्रेस ने शव यात्रा निकाली इस मामले को लेकर, पुतला दहन भी किया, इस पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है कांग्रेस की अगर विपक्षी पार्टी की मैं बात करूं तो आज जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है गणेश गुजराल की अभी जो है 12:30 बजे के करीब जो है इसी मुद्दे को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है होनी है, प्रत्येक जिलों में होनी है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है विपक्षी पार्टियां जो है रुख तैयार कर रहे थे कि क्या इस पे सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी, लेकिन अब जो है जब सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी संतुष्टि दे दी है, उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां जरूर जो है इस पे जो अपने राजनीति की रेटियां फूंक रहे थे, लेकिन अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो विपक्षी पार्टियां जो है इस पे अपना स्टैंड रखेगी कि क्या इसमें आगे होने वाला है। क्योंकि जो 11 तारीख को जो है पूरा उत्तराखंड बंद होने की घोषणा जो विपक्षी पार्टियों ने की थी, लेकिन अब जब ये घोषणा हुई है सीएम के द्वारा कि इसमें सीएम द्वारा जो जांच सीबीआई को सौंपी गई है, तो इसको लेकर जो है पूरा उत्तराखंड जो है मुख्यमंत्री का। पुष्कर जी मैं इस सवाल में आप पर दोबारा आती हूँ कि पहले जैसे उत्तराखंड 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया था, उसके बाद उनके माता पिता मुख्यमंत्री से मुलाकात की और आज उन्हें स्वीकृति दे दी गई है, इस पर क्या कुछ अपडेट है जो 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं उसी बात पे आ रहा था क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब अंकिता के माता पिता मिले उसके बाद जो है लंबी चर्चा हुई और उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने 11 तारीख को जो है शांतिपूर्ण यानी कोई अपनी स्वेच्छा से जो है अपनी दुकानें बंद करें या अपने जो है ठेली या अपना दफ्तर बंद करें, ये स्वतंत्र पार्टियों ने अपना कहा कि आप स्वयं जो है निष्पक्ष होकर जो है इस आंदोलन को स्वीकृति दें। लेकिन अब जब फैसला आया है इससे जरूर जो है विपक्षी पार्टियां जो है अपने पैर जो है पीछे खींचे, क्योंकि अब सीबीआई की जांच जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दी है। हालांकि कांग्रेस जो है लगातार जो है प्रोटेस्ट को जारी रखने का वादा करे, क्योंकि जब तक जो है वीआईपी का नाम या जो उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के साथ नहीं होगी, लेकिन विपक्षी पार्टी जो है लगातार जो है इसका विरोध करती रहेगी। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद आगे की इस तरह की अपडेट देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से खबर आ रही है जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर सरकार पर दबाव बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा शहर के मुख्य रास्तों से होते हुए त्रिवेणी घाट के गांधी स्तंभ पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अंकिता को न्याय दो, अंकिता हमें शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे नारे लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस की साफ मांग है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो नया तथ्य सामने आया है उसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं हरीश रावत ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर नामजद आरोप हैं, जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंकिता पूरे उत्तराखंड की बेटी है और उनके माता पिता भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए। पूरे राज्य भर में हमारी सीधी मांग है कि अंकिता के मामले में अंकिता के स्वयं का जो बयान है, उस बयान और जो नए तथ्य सामने आए हैं उनके आलोक में सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो नाम आए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए
और साथ साथ जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर। अभी कोई नतीजा तो निकला नहीं है। और फिर अंकिता जो है पूरे राज्य की बेटी है, सबकी बेटी है, और उनके माँ बाप ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई की जांच की मांग की, लिख करके प्रत्यावेदन दिया है मुख्यमंत्री जी को। अब मुख्यमंत्री जी किस इंतजार में है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण कई लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। वे लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे लोगों की दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बताया कि यह कार्यक्रम खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले यह अभियान 45 दिनों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए आगे की जानकारी रखने की योजना अभी बनाई जा रही है। विधायक ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम पूरा होने के बाद इसे शहरी इलाकों में भी लागू किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। जो ग्रामीण क्षेत्र है, पंचायत क्षेत्र है, उन पर ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। 45 दिन का हमारा कार्यक्रम था, लेकिन जानकारी में ये भी आया है जैसे पौड़ी जैसे जिले में ज्यादा पंचायतें 45 दिन में कवर नहीं हो रही है। तो हमने नीतिगत निर्णय लिया है कि उसमें हम समय बढ़ाएंगे, और उसके बाद जब ये ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन का संपर्क जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद शहरी क्षेत्रों में उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि लोगों के काम भी मौके पर हो पा रहे हैं और हम अपने जो सरकार के कार्यक्रम है उनको भी जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। अगली खबर की ओर, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजधानी देहरादून में युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष स्वाति नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की शव यात्रा निकाली और एसहाल चौक पर पुतला दहन भी किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अंकिता मामले में वीआईपी के नाम को सार्वजनिक करने की मांग की। इधर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार ने भले ही सीबीआई जांच की बात मान ली हो, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। लोगों को यह भी जनता जानना था कि यह मामले में जिस वीआईपी की चर्चा हो रही थी वह कौन है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दासोनी ने कहा कि अंकिता का न्याय तभी मिलेगा जब जांच पूरी निष्पक्ष हो। उन्होंने मांग की कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। उन्होंने साथ में ये कहा कि यह मामला सिर्फ उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे देश की जनता से जुड़ा हुआ है। जब तक सभी सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। आज सुनने में आया है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस हो या समूचा उत्तराखंड हो, ये इसको नाकाफी समझता है। हमको अभी भी जानना है कि वीआईपी कौन था इस पूरे प्रकरण में। हमें जानना है कि बुलडोजर चलाने वाला कौन था, वहां पुलिस कस्टडी में 2 बार आग लगाने वाला कौन था, अंकिता भंडारी के बिस्तर को स्विमिंग पूल में डालने वाला कौन था। बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है, और हमने बार बार इस बात को कहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की घोषणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनता से किए गए वादों को निभाया है और पीड़ित परिवार की भावना का पूरा सम्मान किया है। आगे उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह के ऑडियो और वीडियो सामने आ रहे थे, जिससे राज्य में भ्रम और गलत माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे समय में सीबीआई जांच का फैसला लोगों के मन में उठा रहे सवालों को शांत करेगा और पीड़ित परिवार का भरोसा और मजबूत करेगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने साफ सोच और मजबूत निर्णय लेकर यह साबित किया कि सरकार न्याय के साथ खड़ी है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब जब सीबीआई जांच की सिफारिश हो चुकी है तो सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को जांच प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। देखिए। मंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्होंने इस बात को कहा कि पीड़ित परिवार की वो पुत्री है, उनके माता पिता से बात करने के बाद जो उनका अपेक्षाएं सरकार से होंगी उस अपेक्षाओं को पूर्ण किया जाएगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार की इच्छानुसार इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेती है। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां श्यामपुर क्षेत्र के लक्काड़ घाट इलाके में गौवंश और उसके अवशेष मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे ही इस बात की सूचना मिली, बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पास में रह रहे एक गुर्जर परिवार को गौवंश की हत्या करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि मौके पर 1 या 2 नहीं बल्कि करीब 8 गौवंश के अवशेष मिले हैं। कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ गौवंश के गले में रस्सी बंधी हुई थी, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना फैलते ही आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए, जैसे ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की घटनास्थल पर पहुंची। वहीं पुलिस ने मौके से गौवंश और उनके अवशेष एकत्रित किए। जेसीबी की मदद से उन्हें जमीन में दबाया। वहीं पुलिस ने लोगों को शांत कराया और साथ ही आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में पहली बार आर्किटेक्चर एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय एक्सपो का शुभारंभ शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राजपुर विधायक खजान दास ने किया है। यह प्रदर्शनी 9, 10 और 11 जनवरी तक देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। बता दें, इस एक्सपो में देश के करीब 100 बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही है, जो आर्किटेक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी है। बता दें, प्रदर्शनी में घर, भवन और दफ्तर के लिए नए डिजाइन, आधुनिक सामग्री और नई तकनीक को एक ही जगह पर देखा जा सकता है। यह लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े नए ट्रेंड्स और आसान समाधान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस एक्सपो का उद्देश्य सिर्फ उत्पाद दिखाना नहीं, बल्कि आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर और इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों के बीच बेहतर संवाद बनाना भी है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधायक खजान दास ने आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह एक्सपो उत्तराखंड के लिए एक अच्छी और जरूरी पहल है, जिससे राज्य को नई पहचान मिलेगी। देखिए। बता दें, देहरादून में आर्किटेक्चर एक्सपो का आयोजन किया गया, जो कि 9, 10 और 11 जनवरी तक यह एक्सपो चलेगा। उत्तराखंड में यह आयोजन पहली बार किया गया है, जिसमें तमाम बड़ी कंपनियां इसमें शामिल होंगी। बता दें, देश की 100 बड़ी कंपनियां इस एक्सपो में शामिल होंगी, जो इंटीरियर, एक्सटीरियर और विभिन्न तरह के डिजाइन प्रदर्शित करेगी। ये प्रदर्शनी लगभग 3 दिन तक चलेगी। बता दें, नए डिजाइन्स और तकनीक एक ही मंच पर होंगे, जिससे लोगों को अपने घरों को निर्माण करने का एक नया अवसर मिलेगा, एक नया आइडिया मिलेगा। बता दें, देहरादून में आर्किटेक्चर एक्सपो का आयोजन किया गया। नमस्कार, सबसे पहले आप सब भाइयों का, मीडिया भाइयों का यहाँ पे स्वागत है। मैं इंदर ढींगरा, माइंड्स मीडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से, मेरे साथी राकेश सिंह जी, मंजीत सिंह जी। हम माइंड्स मीडिया की तरफ से ये एग्जीबिशन को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है आर्केक्स के नाम से, द आर्किटेक्चरल एक्सपो। जैसा आपने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार इस तरह का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बिल्कुल सच्चाई है कि आज उत्तराखंड देहरादून में आर्किटेक्चरल जो गतिविधि हैं
उसमें किस टाइप के प्रोडक्ट, किस टाइप की सर्विस, किस टाइप की टेक्नोलॉजी नए तरीके से आ रही है और किस तरह से आर्किटेक्ट्स उनको यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए पूरे देश से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़े ब्रांड आज अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को यहाँ पर लेकर के आए हैं उनको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर आप सब लोगों के सौजन्य से पूरे उत्तराखंड को, देहरादून को, सबको इनवाइट करना चाहूँगा। देखिए, आज लघु उद्योग भारती का जो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और एक से एक नई तकनीकी के जो सामग्री यहाँ पर दिखाई जा रही है बहुत ही आधुनिक है और आज के युग में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे लघु उद्यमियों ने किया है। उनको मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी इसको देखने के लिए और एक अभी इस तरह का जो मेला पहली बार देहरादून में लगा है। पहले तो बाहर प्रदेशों में लगता था और अन्य प्रदेशों में, किंतु इस बार पहली बार देहरादून में लगा है। किंतु जो मैंने अभी तक देखा और घूमा वो बहुत ही आधुनिक उपकरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई उद्यमी को देना चाहूँगा। देखिए, उत्तराखंड अब हर दिशा में प्रगति की ओर बढ़ रहा है और आर्किटेक्ट्स के उद्योगों को बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने अपना इस आयोजन का केंद्र देहरादून को चुना है। बड़ी संख्या में ऐसे उद्यमी जो भिन्न क्षेत्रों के अंदर अपना एक स्थान रखते हैं और हर जो भी प्रदर्शनी होती है उसमें नए विकल्पों की भी जानकारी मिलती है। तो आज इस आयोजन में देहरादून में होने में मुझे इन्होंने आमंत्रित किया है। मैं अपनी ओर से आयोजकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खासतौर पर जो उद्योग भारती है, उद्योग भारती के अनेक पदाधिकारियों ने इसको इस आयोजन के लिए देवभूमि को चुना है। मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से देता हूँ। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 6 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी शामिल है। इधर मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश या बर्फबारी के कोई आसार नहीं दिख रहे। वहीं बारिश और बर्फबारी न होने के कारण प्रदेश में सूखी ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं और पाले से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से सड़कों पर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। इधर सुबह के समय में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, वाहन चलाते समय धीमी रफ्तार रखें और सावधानी बरतें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार के भगवानपुर कस्बे से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने फाइनेंस कारोबार आदि राणा को निशाना बनाया। गोली चलाने के दौरान वह शिकार से चूक गए, जिससे कारोबारी की जान बच गई। लेकिन इसी बीच पास खड़े एक राहगीर बुरा घायल हो गया। गोली के छोटे टुकड़े उनके कमर में जा लगी। वहीं घटना के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गया। इस फायरिंग से बाजार में हड़कंप मच गया और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। इधर पीड़ित कारोबारी ने कुछ युवकों पर शक जताया है और कहा कि उन्हीं पर यह कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है और इसे प्रभावी रूप से निपटने के लिए सभी स्तर पर समन्वय और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
धामी ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन और वन विभाग को मिलकर काम करना चाहिए, जिससे वन जीवों के साथ होने वाले टकराव को कम किया जा सके। इसके तहत कूड़ा प्रबंधन में सुधार, वन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारियों का बंटवारा और रेस्क्यू सेंटर की स्थापना जैसी चीजें प्राथमिकता में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के तहत अन्य आवश्यक उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के लिए जान माल की सुरक्षा सर्वोपरि है। चूंकि शुरुआत से ही था कि वहाँ पर अंकिता भंडारी के नाम से उनके गांव का डोब क्षेत्र का जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम रखा जाए, और उसके कल शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर सरकार गंभीर दिख रही है। मुख्यमंत्री धामी ने लगातार वन विभाग एवं प्रशासन को निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने कूड़ा प्रबंधन और गश्त बढ़ाने पर जोर दिया है। हर जिले में रेस्क्यू सेंटर और रिहेबिलिटेशन योजना की भी शुरुआत की गई है। निगरानी, पेट्रोलिंग और चेतावनी प्रणाली भी मजबूत करने की बात कही। इसके साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। चलिए अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में वन भूमि पर लगाए गए फ्लोरेक्स और वार्ड उखाड़ फेंकने के मामले में ऋषिकेश रेंजर अब अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। रेंजर की तहरीर पर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच एवं पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं पुलिस का दावा है कि पहचान होते ही कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन भूमि सर्वे के बाद लगाए गए फ्लोरेक्स और सूचना वार्डों को उखाड़कर नष्ट करने के आरोप लगाए गए हैं। वन विभाग ने लालपानी और वीरभद्र ब्लॉक सहित अन्य वन भूमि पर सर्वे के दौरान बोर्ड लगाए। बता दें कि जिन्होंने अज्ञात व्यक्तियों ने हटाकर फेंक दिए थे, मामले की सूचना मिलते ही रेंजर ने कोतवाली में तहरीर दी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले वन भूमि सर्वे को लेकर स्थानीय रूप से विरोध भी बढ़ा है, जिसमें रेलवे ट्रैक जाम, पत्थरबाजी एवं हाईवे ब्लॉक जैसे घटनाएं भी सामने आई हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वन भूमि पर कोई निर्माण नहीं लिया गया। वहीं आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के आदेश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड में नर्सिंग कॉलेज श्रीकोट डोब के नाम बदलने को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पौड़ी गढ़वाल जिले के राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट का नाम बदलकर स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट पौड़ी कर दिया गया है। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शासन देश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि यह कदम अंकिता भंडारी के परिवार के प्रति संवेदना और सम्मान का प्रतीक है और सरकार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने पिछले दिनों अंकिता के माता पिता से भी मुलाकात कर परिवार को न्याय दिलाने के आश्वासन दिए थे, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है और इस तरह का निर्णय केवल नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकती है।
वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है और नियमों के अनुरूप निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष जितने भी बयान दे रहे हैं, आगे नियमों के आधार पर ही स्पष्टता आएगी। देखिए। मैं समझता हूं कि स्पष्टीकरण इस पर देना चाहिए कि इसी तरह उन्होंने सितंबर 2023 में अपने सोशल मीडिया से ये ट्वीट किया था कि हमने एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पे कर दिया, और सेम उसी तरह का ट्वीट उन्होंने फिर कल भी किया, परसों भी किया। तो या तो वो झूठ था या कल का झूठ है, और जहां तक मेरी जानकारी है ये दोनों झूठ है, क्योंकि ये नाम बदलने की जो प्रक्रिया है ये इन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं की, और ये नाम बदलने का जो अधिकार है वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को है, इनको नहीं है। तो उसकी तो प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी ये सब जो है तब भी झूठ बोल रहे थे, अब भी झूठ बोल रहे हैं। देखिए भैया, कल उसका शासन में निकल चुका है। अब इस प्रकार की हल्की बातें करना, कम से कम एक जो पूर्व विधायक भी रहे हो, ऐसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री जियो होने के बाद ही उसको घोषणा किया। उत्तराखंड में राजकीय नर्सिंग कॉलेज यानी कि श्रीकोट पौड़ी का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी राज्य के नर्सिंग कॉलेज कर दिया। इस निर्णय पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव द्वारा जारी शासनादेश के तहत लिया गया है, ताकि अंकिता भंडारी की स्मृति और सरकार की संवेदनशीलता को सम्मान मिल सके। धामी ने कुछ दिन पहले अंकिता के माता पिता से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया था, और सरकार ने उनकी भावनाओं को गंभीरता से लिया। हालांकि कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग तेज कर रखी है और इस मुद्दे पर राजनीति जारी है। इधर विरोधियों का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक आकर्षण के लिए लिया गया है, जबकि नियमों के अनुसार नर्सिंग कॉलेज के नामकरण में केंद्र की रेगुलेटरी बोर्ड का भी महत्व होता है। मीडिया ने इस विषय पर नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से भी सवाल किया था, जिनका कहना है कि इस तरह के नाम बदलने में नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी रेगुलेटरी संस्थान का अहम रोल है, लेकिन सरकार का शासनादेश लागू हो गया है और कॉलेज का नाम बदल दिया गया है। देखिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।